अभी हम देखेंगे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनपेड सेलर। जैसा नाम बता रहा वही उसकी मीनिंग है। अनपेड सेलर यानी जिसके पैसे उसको नहीं मिले। उसने कोई सामान बेच दिया लेकिन बायर ने उसको उसके पैसे नहीं दिया, तो उस सिचुएशन में उसको हम बोलेंगे कि वो अनपेड सेलर। ठीक है, अभी मैं उसकी डेफिनेशन को रीड कर रही, देखो एक बार। अ सेलर विल बी कॉल्ड अनपेड इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। दो कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो रहे तो ही वो अनपेड सेलर है। तो वो दो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन है द होल और अ पार्ट ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड दैट द सेलर हैज़ इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। पूरे पैसे नहीं मिले या पार्ट ऑफ जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो नहीं मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 10,000 का प्रॉमिस किया था वो गुड्स के बदले में, तो 5,000 दिए लेकिन 5,000 देना बाकी है और उसने वो 5,000 नहीं दिए अभी तक, और सेलर के पास पूरा राइट है कि वो अब एक्शन ले सके अगेंस्ट द सेलर, अगेंस्ट द बायर। तो उस सिचुएशन में वो अनपेड सेलर हो गया। ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट है कि अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और वो डिसऑनर हो गया, यानी वो तो हमको मिला था, पेमेंट फुल मिल गई, लेकिन चेक था, चेक डिसऑनर हो गया, वहाँ पे बैंक अकाउंट में उसके पास पैसे ही नहीं हैं, तो इस सिचुएशन में भी हमारा जो सेलर है वो अनपेड सेलर हो जाता है और उसके पास इमीडिएट राइट्स आ जाते हैं कि वो सू कर सके या वो वहाँ पे उसके ऊपर केस कर सके। ठीक है, अभी वहाँ पे देखो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या है। मीनिंग इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके जो राइट्स है वो याद रखने के हैं। ये रट्टा मारना पड़े तो रट्टा मारो, या जैसे भी इसके जो की पॉइंट्स है या जो मेन हाईलाइटेड लाइंस है जो ब्लू में लिखे हुए हैं वो तुमको याद करना है। ठीक है, अब ये राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के दो राइट्स है। ठीक है, अगेंस्ट गुड्स है, यानी गुड्स से रिलेटेड उसके पास एक्शन लेने के क्या क्या राइट्स है, और दूसरा बायर के अगेंस्ट में वो क्या क्या कर सकता। ठीक है, अब गुड्स से रिलेटेड उसके राइट्स क्या है वो डिपेंड करते दो सिचुएशन पे। अब वहाँ पे कैटेगरी में बताती रही तुमको, ए और बी दो कैटेगरीज़ है अनपेड सेलर के राइट्स में। ए कैटेगरी में अगेन दो बाइफिकेशन है, वेयर ओनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड। ठीक है, और एक जहाँ पे ओनरशिप हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड। लेकिन जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र होने वाला पॉइंट है उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स आते हैं सिर्फ इतने से पॉइंट्स के ऊपर। तो पूरे इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है, इसके जो हेडिंग वाले पॉइंट्स है वो अच्छे से याद करके रख लेना। ठीक है, सीक्वेंस याद कर लो। अगर नोटबुक में लिख रहे होंगे तो ये डायग्राम अच्छे से बना लो ताकि वो फ्लो चार्ट तुमको याद रहे। अब देखो वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। गुड्स के अगेंस्ट में यानी गुड्स से रिलेटेड क्या क्या राइट एक अनपेड सेलर को है, यानी ऐसा इंसान जिसने बेच तो दिया लेकिन उसको उसके पैसे नहीं मिले पूरे या उसका एक कोई पार्ट। फर्स्ट उसका राइट है राइट ऑफ लीन। ठीक है, वेयर ओनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड। पहले तो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, उसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक हेडिंग चल रहा है, कैटेगरी चल रही, वेयर ओनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड। ओनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड यानी हमने नाम पे जो देने का था, टाइटल ऑफ गुड्स जो थे वो दे चुके, लेकिन पोजीशन शायद हमारे पास ही है या अभी तक उसके पास पहुँचे नहीं। तो गुड्स के ऊपर हम अपना राइट कब और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। राइट ऑफ लीन। अब लीन वर्ड हमने इतने बार कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुए जब से पढ़े हुए कि लीन का मतलब सबको आई होप अंडरस्टूड है। लीन का मतलब ये है कि हम अपने पास अपने पोजेशन में उसको रख सकते, अपने ही जैसा बेचने के बाद भी हम अपने पास रख लें, इस चीज़ को राइट ऑफ लीन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे देखो, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स के अंदर फर्स्ट हेडिंग है सेलर्स लीन यानी राइट ऑफ लीन। ये है डिफाइंड सेक्शन 47 में। तो ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं हम वो देख लेंगे, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, तब देखो सेलर्स लीन सेक्शन 47 में क्या बोल रहा, कंडीशन फॉर एक्सरसाइजिंग लीन। कंडीशन है कि तुम कब लीन का राइट यूज़ कर सकते, एक्सरसाइजिंग लीन यानी कब हम ये हक इस्तेमाल कर सकते। ये सारे हक मिले हुए हैं सेलर को अगर उसको बायर ने पैसे नहीं दिया तो, लेकिन ये इस्तेमाल करने का राइट उसके पास कब है, तो उसकी कंडीशन फुलफ़िल होना। पहले तो वो अनपेड सेलर होना चाहिए, अगर वो अनपेड सेलर नहीं है तो उसके पास लीन का राइट उसी वक्त ख़त्म हो जाता। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स।
एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स यानी उसके पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए। लीन का मतलब क्या है कि हम गुड्स अपने ही कब्ज़े में रख रहे जब तक हमको पैसे नहीं मिल रहे बायर से। तो ये हम कब कर सकते हैं, जब गुड्स हमारे पास है। अगर बायर ने गुड्स लेके चले गया तो हम कैसे अपने पास रख सकते हैं, उसको नहीं रख सकते। इसलिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ये है कि वो अनपेड हो, दूसरा उसके पास पोजेशन हो। ठीक है, अब वहाँ पे आगे रीड करो, बायर डिड नॉट पेड द प्राइस ऑफ द गुड्स, तो वो अनपेड सेलर हो गया। द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज लीन इवन दो द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ पास टू द बायर, ही इज़ इन द पोजीशन ऑफ गुड्स एज एन एजेंट और बिली फॉर द बायर। ये राइट उसके पास तब भी है अगर ओनरशिप की डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसने ऑलरेडी बायर को दे चुका, स्टिल उसके पास लीन का राइट अभी भी रहता। ठीक है, अब राइट ऑफ लीन में क्या क्या आता है वो देखो। इट मीन्स द राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल फुल प्राइस इज रिसीव। हम जब तक अपने कब्ज़े में रखेंगे जब तक हमको पूरे पैसे नहीं मिलते। ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से समझ में आती है ना। आगे देखो, सेलर कैन एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लीन ऑन द फॉलोइंग टू कंडीशन। वापस से ऊपर वाले कंडीशंस बता रहे, वही है बट एक अलग वे में लिखा हुआ है। ही मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ गुड्स, ही इज़ द अनपेड सेलर। इफ़ अ बायर इज़ इंसॉल्वेंट द लीन कैन बी एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर। अब ऊपर जो हमने देखी कंडीशन वही लिखने के लिए और अच्छे से क्लासीफाई करके सिंप्लीफाई करके वहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए। उसमें ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास पोजेशन ऑफ गुड्स है तो हम लीन के एक्सरसाइज कर सकते, दूसरा हम अनपेड सेलर है तो ही हम एक्सरसाइज कर सकते। तीसरा ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, यानी हमको ये पता है कि हमारा जो बायर है वो इंसॉल्वेंट है, यानी अब उसके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है या उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो हमारे बचे हुए पैसे दे सके, तो उस जगह पे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना राइट। अगर हमको पता है कि उसके पास कैपेसिटी है और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस डिले हो रही पेमेंट, तो अननेसेसरी हैरेसमेंट के लिए हम लीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती का स्टॉपेज मतलब ज़बरदस्ती का कब्ज़ा अपने हाथ में नहीं रखेंगे। ठीक है, वो लाइन तो वो मतलब है। अ लीन इज़ लॉस्ट, अब कब हमारे पास से ये राइट खो जाता कि हम वहाँ पे अपने कब्ज़े में गुड्स रख सके, तो वो वाले पॉइंट्स दिए हुए देखो वहाँ पे। When the seller delivers the goods to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposing of the goods, अगर एज अ सेलर हमने ऑलरेडी गुड्स को ट्रांसफ़र कर चुके, भेज दिए या दे दिए ऐसे इंसान को जो वहाँ पे लेके जाके बायर को देने वाला है, तो वहाँ पे हम अब उसको वापस से अपने पोजेशन में रखने का राइट खो चुके। हमने वो राइट ही नहीं रखे, हमने वो रिज़र्व नहीं रखे अपना राइट कि हम उसको अपने पोजीशन में रख सके। जब हमने ऐसा करे तो हमारा लीन का राइट खो गया, लॉस्ट हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट क्या बता रहा, व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ द गुड्स, जो हमारा बायर है या उसका एजेंट है उसने लॉफुली यानी लीगली उसने वो गुड्स हमसे लेके चले गया, उसके पास एक गुड्स, उसने हाफ़ पेमेंट कर दिया, हाफ़ बाकी या कुछ भी पेमेंट नहीं करा, लेकिन लॉफुली उसने वो गुड्स लेके चले गया, तो इस सिचुएशन में भी लीन वाला राइट हमारा ख़त्म हो जाता। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास दूसरा राइट नहीं है पैसे रिकवर करने का, लेकिन हम अपने कब्ज़े में रख ही नहीं सकते। जब ऑलरेडी हमने दे चुके तब कब्ज़े में रखने का सवाल ही नहीं आता। कब्ज़े में नहीं रख सकते मतलब राइट ऑफ लीन लॉस्ट हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, बाय वेवर ऑफ हिज लीन बाय द अनपेड सेलर। वेवर का मतलब वहाँ पे ये है कि हमने अपना हक छोड़ दिए। ठीक है, हमने अपना राइट छोड़ दिए। हम तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनपेड सेलर ने, जिसको अपने पैसे नहीं मिले, खुद उसने अपनी इच्छा से वो पोजीशन में रखने की या अपने कब्ज़े में रखने की चीज़ छोड़ दी। उसने बोला मेरे को नहीं रखने का है, उसने बोला मैं क्यों जिम्मेदारी उठाऊँ, उसने दे दिया, बट स्टिल वो अनपेड सेलर है तो उसका लीन वाला राइट खो गया। ठीक है, तो राइट of lien by seller only can be exercised when he is an unpaid seller and when he is an unpaid seller and possession of goods is with him, उसके पास उसके गुड्स का पोजेशन है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? अगर है तो मेरे को पूछ लेना। अब हमारा हेडिंग जो था कि सेलर का राइट अगेंस्ट गुड्स, उसका हम सेकेंड पॉइंट देख रहे। व्हेन ओनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड, तो उसके अंदर का हम ये सेकेंड पॉइंट देख रहे। स्टॉपेज इन ट्रांजिट,
स्टॉपेज इन ट्रांजिट वर्ड से ही मतलब समझ रहा है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में है, ट्रांजिट का मतलब ये है कि हमारे पास से वो गुड्स निकल गए लेकिन वो बायर तक नहीं पहुँचे, रास्ते में ही कहीं हैं, तो वो रास्ते में ही हम कहीं वो ट्रांसफ़र को रोक के अपने पोजीशन में ले लें। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलेंगे स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये सेक्शन 50 से 52 के अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है। अब इसको हम रीड करेंगे, देखो वहाँ पे स्क्रीन पे। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज़ द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स वाइल दे आर इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन में। री-एज्यूमिंग पोजेशन ऑफ देम एंड रिटेनिंग पोजेशन अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस। ऊपर क्या था, ऊपर गुड्स हमारे पास ऑलरेडी थे। यहाँ पे क्या है, गुड्स ट्रांसफ़र हो चुके थे, बीच रास्ते में थे, बायर के हाथ में अभी नहीं पहुँचे, तो उस जगह पे हम रेज्यूमिंग पोजेशन ऑफ देम एंड रिटेनिंग पोजेशन। रेज्यूमिंग यानी हम वापस से उसको लेके आके अपने कब्ज़े में रख लेंगे और अपने पास रखेंगे तब तक जब तक हमको प्राइस नहीं मिल जाती, हमको हमारे पैसे नहीं मिल जाते। बाकी के यहाँ पे कंडीशंस क्या, जैसे ऊपर की कंडीशन क्या थी हमारी, अगर हम वापस से रिपीट करें तो अनपेड सेलर रहना चाहिए, गुड्स हमारे पोजीशन में होना चाहिए। यहाँ पे भी कंडीशन है, क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये पूरे पॉइंट्स में एक कॉमन है कि हम अनपेड सेलर होना चाहिए। अगर हम अनपेड नहीं है तो हमारे पास ये कोई राइट इस्तेमाल करने का राइट ही नहीं है। फर्स्ट अनपेड सेलर होना चाहिए। अनपेड सेलर है तो उसके आगे हमको क्या देखना है, गुड्स अगर ट्रांजिट में है यानी रास्ते में कहीं है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, रास्ते में नहीं है तो फिर दूसरा पॉइंट आता। ठीक है, तो अगर रास्ते में है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट हम यूज़ कर सकते। दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे कि अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है, फिर से मैं रिपीट कर रही, अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है और वो हमारे नॉलेज में आ गया कि हमारा बायर जिसने हमको अभी तक पैसे नहीं दिए, जिसको हमने गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया मतलब अब वो हमारे पास पैसे देने की कैपेसिटी में नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम फ़ौरन हमारे गुड्स को स्टॉप करा के वापस अपने पास बुला लेंगे। ये कब कर सकते हैं हम, तभी कर सकते हैं जब हमारा बायर इंसॉल्वेंट हो गया। अगर वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ तो हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम बीच ट्रांसपोर्ट में रोक के गुड्स को अपने पास वापस मंगा लें। ठीक है, अब यहाँ पे आगे का पॉइंट देखो, ट्रांजिट कब ख़त्म हो जाता है, यानी ट्रांसफ़र कब ख़त्म होता, कब एंड होता। अब ट्रांजिट में हम कब रोक सकते हैं, उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि वो मिडिल में है या वो कंप्लीट हो गया। ट्रांसपोर्ट हमारा कंप्लीट है या अभी कहीं रास्ते में है, रास्ते में है तो वो कब ख़त्म होगा, ये चीज़ के लिए यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है। देखो, इफ़ द बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द डेस्टिनेशन। ठीक है, अगर हमारा बायर फॉर एग्ज़ाम्पल उसको वो गुड्स की ज़रूरत है या वो वहाँ पे आया हुआ है, तो उसने डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले ही ट्रांसपोर्ट से वो चीज़ को ले लिया। इसके लिए एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोरियर से हमने कोई चीज़ मंगाया और वो हम ट्रैक भी कर सकते कि हमारा पार्सल किधर है, अभी कहाँ पे है, वो ट्रैक करते हुए अगर हमको कोई वहाँ पे पहचान वाला है, वो जगह फॉर एग्ज़ाम्पल वो जगह पे हमारे कोई रिलेटिव है, हमने कॉल करके बोले कि यहाँ तक मत लाओ, वहाँ पे डिलीवर कर दो। रास्ते में जो डेस्टिनेशन हमने प्रॉमिस करे थे या जो डेस्टिनेशन पे हमने मंगाए थे, हमने वो डेस्टिनेशन नहीं बल्कि बीच में ही कहीं पे हमने डिलीवरी ले ली है। अगर हमने डिलीवरी बीच में ले लिए तो वहाँ पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट ख़त्म हो गया और वहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ट्रांजिट ख़त्म हो गया, पूरा हो गया, डिलीवर हो गया गुड्स। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन है, इफ़ आफ्टर द अराइवल ऑफ गुड्स एट दैट डेस्टिनेशन द कैरियर एक्नॉलेजेस टू द बायर that he holds the goods on his behalf even if further destination of the goods is indicated by the buyer। अगर डिलीवरी की जो डेस्टिनेशन दी हुई है उस जगह पे गुड्स हमारे पहुंच गए, पहुंचने के बाद जो कैरियर था यानी जो लेके जाने वाला था, उसने बायर को बोल दिया कि जहाँ पे आप आगे और मेरे को ला के देने के लिए बोल रहे हैं, मैं वहाँ तक ला के पहुँचा दूँगा और आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैं आगे और कहीं फ़र्दर डिलीवर करना है तो कर दूँगा। इवन दो वो अभी जो और बायर को कहीं और चाहिए उसके हाथ में नहीं आए, लेकिन वो डेस्टिनेशन पे आ गए और बायर को वो चीज़ का एक्नॉलेजमेंट हो गया, मतलब वहाँ पे ट्रांजिट ख़त्म हो गया। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रही, अगर हमारे गुड्स अराइव हो गए डेस्टिनेशन पे और जो लेके आने वाला इंसान था उसको बायर ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए
कि मेरे को इस जगह पे नहीं, आगे थोड़ा इस जगह पे लेके जाके वो गुड्स डिलीवर कर दो। और वहाँ पे वो कैरियर ने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं आपकी गुड्स यहाँ नहीं बल्कि कोई दूसरी जगह पे जहाँ आप बता रहे हैं वहाँ दे दूँगा। लेकिन जो फर्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड हुआ था वहाँ तक अगर वो गुड्स पहुँच गए और बायर के इंफॉर्मेशन या नॉलेज में वो चीज़ आ गई, तो वहाँ पे भी हमारा स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट ख़त्म हो जाता, बिकॉज ट्रांजैक्शन वहाँ पे या ट्रांसपोर्ट वहाँ पे, डिलीवरी वहाँ पे एंड हो जाती। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखो वहाँ पे, इफ़ द कैरियर wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer। अब ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर हमारा कैरियर यानी लेके जाने वाला धोखे से वो गुड्स देना ही नहीं चाह रहा बायर को, या डिलीवर नहीं कर रहा, या समझो फॉर एग्जांपल चोरी कर लिया या वॉट एवर, कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट कर रहा, तो भी हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमारा ट्रांजिट हो गया इवन तो वो बायर के हाथ में नहीं पहुंचा। ठीक है, अब आगे के पॉइंट्स देखो। अब ये वाले सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से, ये उसका कंटिन्यूएशन नहीं है लेकिन एक जनरल पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट थे मॉड्यूल में से, वो वाले यहाँ पे पॉइंट्स डाले हुए। देखो, इफ़ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड द कैरियर और अदर बेली होल्ड्स देम, द ट्रांजिट विल बी डीम्ड टू कंटिन्यू इवन इफ द सेलर हैज़ रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक। अगर हमारे जो गुड्स है वो रिजेक्ट कर दिया बायर ने, हमने भिजाया लेकिन बायर ने रिजेक्ट कर दिया। बायर ने रिजेक्ट करने के बाद जो हमारा कैरियर था या बेली था जिसने हमारे गुड्स को होल्ड करके रखा, जिसने हमारे गुड्स संभाल के रखा, उसने आगे हम तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमने बोले कि नहीं ठीक है, हमको अभी नहीं चाहिए, हमको रिटर्न भी मत करो, हम वापस नहीं लेंगे। इस सिचुएशन में हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि अभी भी गुड्स ट्रांजिट में है, बायर तक नहीं पहुँचे। ठीक है, वैसा ट्रीट किया रहेंगे, अज्यूम करना है हमको। अब लॉ बोल रहा मानो तो मानना पड़ेगा, इवन तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे मानेंगे, बट हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट देखो, द राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट मे बी एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर ईदर by taking actual possession or the goods or by giving notice of the seller's claim to the carrier or other person having control of the goods. On notice being given to the carrier, he must re-deliver the goods to the seller, who must pay the expenses of re-delivery. अगर हम राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर रहे यानी यूज़ कर रहे, हम बीच में गुड्स को रोक के वापस अपने पास बुला ले रहे, और वापस अपने पास बुला के अपने पास रख के फिर हम बायर को नोटिस दे रहे, तो इस सिचुएशन में हमको वहाँ पे ये करना पड़ेगा कि पहले तो हमको जो लेके जा रहा गुड्स हमारा, उसको नोटिस देना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि ये कंट्रोल गुड्स का जो आपके पास है ये हमको वापस चाहिए और इसलिए वापस चाहिए। नोटिस देने के बाद जब हमको वापस गुड्स ला के देंगे, री-डिलीवर कर देंगे सेलर के पास, तो हमको री-डिलीवरी के चार्जेस अलग से उसको पे करना पड़ेंगे, जो पहले हमने पे कर दिए थे देने के लिए, जो बायर से शायद हम रिकवर कर रहे होंगे, लेकिन अब जब वो रिटर्न हमको ला के दे रहा, रिटर्न कर रहा गुड्स हमको, तो हमको वापस से डिलीवरी चार्जेस उसको पे करने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट है, द सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल ऑन द पार्ट ऑफ द बायर unless the seller has assented to it. A transfer, however, of the bill of landing or other document of seller to a bona fide purchaser of value is valid against the seller's right. अब ये वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि सेलर का राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्ट नहीं होता बाय एनी सेल ऑन द पार्ट ऑफ द बायर, अनलेस बायर के राइट्स पे इफेक्ट नहीं होता अगर उसने ये यूज़ किया, अनलेस उसने वो चीज़ बता के या बोल के या अथॉरिटी से किया हो। ट्रांसफ़र हाउएवर ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग और अदर डॉक्यूमेंट ऑफ सेलर टू अ बोनाफाइड परचेजर फॉर द वैल्यू इज़ वैलिड अगेंस्ट द सेलर्स राइट। जो डॉक्यूमेंट रहते हमारे पास, अगर हमने पोजीशन दे दी लेकिन जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो अगर हमने अपने पास रख लिए या वो चीज़ को हमने ट्रांसफ़र नहीं करे, तो वो भी हमारा राइट अगेंस्ट ऑफ सेलर इस्तेमाल करने के बराबर रहेंगे। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट किस में, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, उसमें हमारा थर्ड पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, राइट ऑफ लीन। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, राइट इन स्टॉपेज इन ट्रांजिट। थर्ड पॉइंट है हमारा राइट ऑफ रीसेल। ये इसके नाम से ही समझ में आ रहा।
रीसेल का मतलब हमको जो गुड्स हमने ऑलरेडी बेच चुके थे, जिसके पैसे अभी हमको नहीं मिले, लेकिन हमने किसी को उसका टाइटल दे चुके थे, लेकिन अगर हमको पैसे नहीं मिल रहे और हमको ऐसा लग रहा कि उसके पैसे आए तो क्या तो हमारे गुड्स पेरिश हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, या वहाँ पे हमारा बायर इंसॉल्वेंट हो गया, हमको पैसे मिलने के चांसेस ही नहीं हैं, या हमने कॉन्ट्रैक्ट में एक रीज़नेबल कंडीशन वहाँ पे डाले थे, एक्सप्रेस करे थे, या ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था, तो हमको वो गुड्स जो ऑलरेडी हमने बेच दिए थे उसको दोबारा से बेची हुई चीज़ को दोबारा बेचने को रीसेल करना बोलेंगे। तो ये राइट भी अनपेड सेलर के पास है, खाली हर सेलर के पास नहीं है, सिर्फ अनपेड सेलर के पास है। तो क्या क्या है वो चलो रीड करते अपन। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा, वे द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। अगर हमारे गुड्स पेरिशेबल का मतलब ऐसा है कि जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें या इस तरीके की चीज़ें जिनकी एक्सपायरी बहुत जल्दी रहती, ज़्यादा दिन की नहीं रहती, अगर हमने ऐसा कोई सामान बेचे जो पेरिशेबल इन नेचर के है लेकिन उसके हमको पैसे नहीं मिले। दूसरा इसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोजीशन हमारे पास होना चाहिए, पोजीशन यानी गुड्स हमारे हाथ में होना चाहिए, तो ये हम ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट वो पेरिशेबल होना चाहिए। ये वाला राइट इस्तेमाल करने के लिए या ऊपर का भी कोई भी राइट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको एक नोटिस बायर को भी भेजना पड़ेगा कि हम या तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर रहे, या हम लीन एक्सरसाइज कर रहे, या हम रीसेल कर रहे। ठीक है, हर जो भी राइट हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अनपेड सेलर का, तो उसमें हमको नोटिस एक रीज़नेबल टाइम के अंदर हमको बायर को देनी पड़ती। अगर हम नोटिस नहीं दे रहे तो हम अपने राइट्स यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसका राइट बनता, बायर का राइट है कि उसको पता चलना कि सेलर ये वाली चीज़ें यूज़ कर रहा। लेकिन पेरिशेबल गुड्स अगर है हमारे, यानी ऐसे गुड्स है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते, तो इस सिचुएशन में हमको कोई ज़रूरत नहीं है नोटिस देने की, बिना नोटिस के भी हम वापस से वो सामान को बेच सकते, क्योंकि अगर हम नोटिस का इंतज़ार करेंगे तो वो किसी के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, ना बायर के ना सेलर के। इसीलिए वहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि नोटिस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो, वेदर राइट इज़ एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जब वहाँ पे अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये राइट सेलर के साथ रिज़र्व रखे कि अगर इतने इतने समय में तुमने हमको पैसे ला के नहीं दिए तो हम वहाँ पे गुड्स को बेच देंगे, ये राइट हमने एक्सप्रेसली रिजर्व रखे, तो उस सिचुएशन में भी हम ये राइट यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, वेयर इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट the seller gives notice to the buyer for his intention to resell and the buyer does not pay or tender the price within a reasonable time। हमने लीन एक्सरसाइज करे या हमने स्टॉपेज इन ट्रांजिट करे और हमने नोटिस दिए कि हम ये एक्सरसाइज यूज़ करना चाह रहे, फिर भी हम रीसेल करना चाह रहे, फिर भी बायर ने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, रीज़नेबल टाइम में पैसे ला के फिर भी नहीं दिया, तो हम वहाँ पे रीसेल कर देंगे। थर्ड पॉइंट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राइट ऑफ लीन, यानी हमने पोजीशन अपने पास रख लिए और फिर नोटिस दिए। दूसरा पॉइंट स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी हमने रास्ते में से गुड्स को वापस बुला के अपने पोजीशन में रखे और फिर हम उसको बेचना चाह रहे। दोनों ही सिचुएशन में हमने नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद भी वो रीज़नेबल टाइम में आके पैसे नहीं दे रहा, तो हम उसको रीसेल कर सकते। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट, राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी। किसके अंदर का लास्ट पॉइंट है, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। ठीक है, हम क्या देख रहे, हम राइट्स ऑफ अनपेड सेलर देख रहे। ठीक है, अब उसके अंदर राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी, अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हमको डिलीवर करना है तो हम डिलीवर नहीं कर रहे, हम उसको विथ होल्ड कर रहे, यानी रोक दे रहे, पोस्टपोन कर दे रहे। ठीक है, अब उसको हम रीड करके देखते हैं। इफ़ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ पास्ड, प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ पास्ड, द अनपेड सेलर हैज़ द राइट एज डिस्क्राइब्ड अबव। जितना हमने ऊपर पढ़े उसके पास वो पूरे राइट्स है। इफ़ हाउ एवर द प्रॉपर्टी हैज़ नॉट पास्ड, अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई, द अनपेड सेलर हैज़ अ राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी सिमिलर टू एनी को एग्जिस्टेंसिव विथ हिज राइट्स ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब प्रॉपर्टी जो पास होना है, अगर वो वहाँ पे पास हो गई गुड्स की, यानी गुड्स पास हो गए, तो फिर जो ऊपर राइट है हमारे पास वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हो रही तो हम क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सिर्फ ये दो चीज़ें एक साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई राइट नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा बी वाला पॉइंट है, बी किस चीज़ का, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में।
अभी तक हमने देखी गुड्स से रिलेटेड हमारे पास क्या राइट्स है, लेकिन अब गुड्स अपने पास रख के भी हमको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम बायर से रिलेटेड क्या क्या एक्शंस ले सकते बायर के अगेंस्ट, वो हमको देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है सूट फॉर प्राइस। सूट फॉर प्राइस यानी बायर के ऊपर हम केस कर देंगे कि अरे भाई हमारे पैसे दे दो, ख़रीद के तो लेके गए, पैसे अभी तक नहीं दिए, तो हम उस पर केस करके अपने पैसे रिकवर कर रहे। तो ये फर्स्ट राइट है हमारा अगेंस्ट बायर। दूसरा सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस यानी अब अगर जो हमारा बायर है उसने निगलेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया हमारे गुड्स लेने के लिए, और वो चक्कर में हमारे गुड्स या तो ख़राब हो गए या हमको नुकसान हो गया, या उसके वजह से हमको मांगने के लिए या उसके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए हमने जो भी खर्चा करे थे हमारा काफ़ी नुकसान हो गया, तो हम उसको वहाँ पे कोर्ट में लेके जा सकते हैं, हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि जितना डैमेज हुआ तुम्हारे नहीं ख़रीदने के वजह से, ऑर्डर देके तुमने नहीं लेने के वजह से, तो वो हमको पैसे दो या वो कंपनसेट करो, तो हमारे पास वो पूरा राइट है। ठीक है, सूट फॉर रिप्यूटेशन, इसका मतलब ये है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वहाँ पे तोड़ दिए कॉन्ट्रैक्ट, सेल बायर ने वहाँ पे नहीं लिया या उसने कंडीशन पूरी नहीं किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो उस सिचुएशन में हम उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिचुएशन में जो जो रेमेडीज़ अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है सूट फॉर इंटरेस्ट। सूट फॉर इंटरेस्ट यानी अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमारा कुछ प्रॉफिट हो सकता था, हमारे पैसे जो अटक जाते, पैसे अटकने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमने कोई चीज़ बेचे तो जब तक उसके पैसे नहीं आए हम रोटेशन में यूज़ नहीं कर सकते, तो वो उतने पैसे अगर हम कहीं इन्वेस्ट किए होते तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता वो इंटरेस्ट भी हम वहाँ पे बायर से डिमांड कर सकते। तो ये उसका लास्ट राइट है अगेंस्ट बायर, सूट फॉर इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट के लिए केस कर सकते हैं। ठीक है, अब बायर के पास क्या रेमेडीज़ है सेलर की तरफ से अगेंस्ट सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारा सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो बायर क्या क्या एक्शंस ले सकता है सेलर के अगेंस्ट, वो चीज़ है। तो ऊपर के 4 पॉइंट्स में भी उसके 4 पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, उसके अलावा 1-2 पॉइंट और है, तो देखो सिंपल याद रखने के लिए ऊपर के पॉइंट्स याद करने के बाद नीचे के तुम एज इट इज़ वहाँ पे डाल सकते हैं। फर्स्ट क्या है, सूट फॉर प्राइस ऊपर था, तो नीचे भी देखो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है सूट फॉर प्राइस। वहाँ पे सेलर से हम पैसे ले सकते हैं अगर हमको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिए या हमारा प्रोडक्ट ले लिए लेकिन पैसे वापस नहीं करे, प्रोडक्ट भी नहीं दिए और पैसे भी वापस नहीं कर रहे, तो सिचुएशन में हम प्राइस के लिए उनके ऊपर केस कर सकते हैं। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, हमारे प्रोडक्ट्स हमको टाइम पे डिलीवर नहीं करे और नहीं डिलीवर करने की वजह से हमको लॉस हुआ, उसकी वजह से भी हम उनके ऊपर केस करके वो रिकवर कर सकते जो भी हमारा लॉस हुआ। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब वहाँ पे ये है कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक सर्विस मांगे थे उसके साथ या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगे थे अपने गुड्स के साथ, या वहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन थी परफॉर्मेंस की, वहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन थी जिसको पूरा करना था, उन्होंने वो पूरा नहीं किया, सेलर ने वो पूरा नहीं किया, तो हम वो नहीं पूरा करने के बेसिस पे उसके ऊपर केस कर सकते हैं। कंडीशन जो हमने ऊपर पढ़ी ये उससे रिलेटेड है। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी क्या है, कोलैटरल टू कंडीशन है, तो अगर वहाँ पे वारंटी पूरी नहीं होती है तो भी हम अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में हमको राइट है तो हम उसके ऊपर केस करके उसके, अब वारंटी अगर कोई ब्रीच कर रहा है और सूट अगर उसके ऊपर से कोई हमको क्लेम कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको सिर्फ डैमेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो डैमेजेस यहाँ पे क्लेम कर सकता वो वारंटी के ब्रीच में। 5th पॉइंट है रिप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट। हम अगर वहाँ पे हमको सेलर से कुछ भी शिकायत है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या वॉट एवर रीज़न वहाँ पे हमको जो भी उसके वजह से उससे प्रॉब्लम है, तो हम टाइम से पहले अगर हमने प्रॉमिस करी तो हम पैसे समझो फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स बाद पेमेंट करेंगे, तो हम उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पे कैंसिल करने का राइट रखते हैं। बिफोर द ड्यू डेट हम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट है अगेंस्ट सेलर। लास्ट है सूट फॉर इंटरेस्ट, जो हमने पैसे ऑलरेडी सेलर को दिए हुए बट उसने डिलीवर नहीं किया या उसके गुड्स हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, उसने धोखा दिया हमको, तो जो पैसे हमारे गुड्स के उसके पास अटके हुए थे जो उसको अब रिटर्न करना पड़ेगा, उस पर हम उसके पैसों के साथ साथ इंटरेस्ट भी मांग सकते। ये था हमारा अनपेड सेलर। इसको एक बार अगर टाइम मिला तो मॉड्यूल में से भी रीड कर लो, इतना इनफ है, लेकिन एक बार रीड कर लिए तो अच्छा है।
नहीं भी किए तो नो प्रॉब्लम, मैं इसके कुछ क्वेश्चन भी अपडेट कर दूँगी, तो वो सॉल्व कर लो। कोई पॉइंट अगर मेरे पढ़ाने में नहीं समझ में आया या ऐसा लगा कि उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा या कंफ्यूज हो रहा, तो वो मेरे को पूछ लो, मैं बता दूँगी। ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा और हेल्पफुल है सबके लिए। थैंक यू।